नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं। देश भर में लागू हुआ सीएए, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीएए लागू होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि याद रखिए पिछली बार कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और विरोध प्रदर्शन भी ऐसा जिसमें एक पूरी सड़क को कई दिनों तक जाम कर दिया गया था। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, दिखाइए तस्वीर। सुरक्षा बढ़ाई गई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जरा सुरक्षा बढ़ाई गई है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सीए के दौरान 2020 में वहां पर दंगे हुए थे, वो इलाका काफी प्रभावित रहा था। वहां पर अब से कुछ देर पहले फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो कुछ देर बाद बयान भी जारी करेंगे। जो सूत्र है वो बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के कि जितने भी इलाके हैं, खासतौर से जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि लोगों पर भरोसा कायम रहे। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर, चूंकि आपको याद होगा 2020 में सीए एनआरसी के दौरान किस तरह के माहौल दिल्ली में बने थे, खासतौर से अगर साउथ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए। इस वजह से एहतियात के तौर पर कहां पर है आप? कौन से इलाके में है अभी अरविंद? नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जिस वक्त मैं साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके में मौजूद हूँ अंजना, और मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में सबसे पहले फ्लैग मार्च निकाला गया और लगातार जो दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि सभी अधिकारियों को बोला गया है कि वो सड़कों पर मौजूद रहे ताकि जो आम लोग हैं उनमें भरोसा कायम रहे, किसी तरह की कोई अफवाह न फैला पाए। जो सीए का जो कानून है नोटिफाइड किया गया है उसके बाद, और ये सिर्फ इसलिए खासतौर से अंजना, क्योंकि मैं बार बार फिर यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2020 में दिल्ली में हालात बने थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती है। जब ये पूरा जो सीए का नोटिफिकेशन आने वाला था उसके पहले ही तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, चाहे पेट्रोलिंग हो, बाइक से पेट्रोलिंग हो, गाड़ियों से पेट्रोलिंग हो, वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। और दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, सड़कों पर है। ये फ्लैग मार्च है, माने ये जो पूरा सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, पूरा ये जो इलाका था जिस पे बहुत ज्यादा हमने असर देखा था, दंगे तक हुए थे, वो वाला पूरा इलाका है जहां ये फ्लैग मार्च हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वो इलाका, चाहे चांदबाग की बात की जाए, सीलमपुर की बात की जाए, जाफराबाद की बात की जाए, वहां पर काफी बवाल और हिंसा हुई थी, जमकर उत्पात मचाया गया था। उन इलाकों में ये जो फ्लैग मार्च है दिल्ली पुलिस ने निकाला। अगर आप देखें तो जो बाइक पर पुलिसकर्मी सवार हैं वो पुलिसकर्मी, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो मौजूद हैं और सड़कों पर बकायदा फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये फ्लैग मार्च दरअसल लोगों में भरोसा कायम करने के लिए, खासतौर से जो मिक्स पॉपुलेशन वाला एरिया है उन इलाकों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो डीसीपी हैं इलाके के, जॉय टर्की, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, वो भी सड़कों पर हैं। कुछ देर बाद वो बयान भी देंगे। उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि आम लोगों का भरोसा कायम रहे, इस वजह से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर इस पर बना के रखिएगा अपनी बात को। गौरव जी, 2 लाइन में आप पूरी कीजिए, फिर मैं आशुतोष जी से एक रिएक्शन इस पर लूंगी। देखिए अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से आज हर नागरिक ये कह रहा है, अगर एक सरकार है, मजबूत सरकार है और वो संविधान का पालन करके कानून पारित करवाती है और उस कानून से देश का भी हित है, और जो अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है और वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको अगर हम यहां नागरिकता देते हैं और किसी भारतीय की नागरिकता जाती नहीं है, तो ये अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है और संविधान का पालन क्यों नहीं हर नागरिक, हर पार्टी और सरकार करे? आज ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, अब जजमेंट आया कि वो संवैधानिक है। ऐसे ही सीए कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक नहीं लगाई। एक दूसरा, उस फैसले का इंतजार क्या हर उस नागरिक और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए जिसकी आस्था संविधान में है और न्यायपालिका में है? ये मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, अब जवाब देंगे इसका तौसीफ खान साहब, क्योंकि तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी समर्थक के तौर पर हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा खुलकर मुखर तौर पर इसका विरोध ममता बनर्जी ही कर रही है। तौसीफ जी, तो आप ही समझाइए ये कैसे विरोध है? क्या मानवीय आधार पर 3 मुस्लिम देशों में
से अगर शरणार्थी भारत आना चाहते हैं, गैर मुस्लिम, तो उनको नागरिकता देना क्यों नामंजूर है? अंजना जी, आपने बहुत अच्छा लफ्ज कहा कि मानवीय आधार पर नागरिकता देना। लेकिन जब मानवीय आधार आप कहते हैं तो आपको हर किसी का सपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको टोटली अलाउ करता है। और मानवीय आधार में अगर आप डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे कि धर्म इसका देखो, तो वहां पे तो मानवीय ये रहा नहीं। क्योंकि मानवता में किसी को नागरिकता देना और ना देना का आधार धर्म हो जाए तो वो तो मानवीय आधार रहा नहीं। यही एक बहुत बड़ी आलोचना है जो 2021 में जो हमने देखा, जो हमने प्रोटेस्ट देखे, वो सारे जो उस वक्त में ड्राफ्ट थे ये उसके बेसिस पे थे। अभी तो नोटिफिकेशन आई है मीडिया के माध्यम से, आपके जरिए हम जान रहे हैं कि सीए आ रही है। क्या एग्जैक्ट सीए की प्रोविजंस है वो अभी तक मेरे नजर के सामने नहीं है। और यही बात तौसीफ जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है, तौसीफ जी को दिखा दीजिए मेरे साथ। तौसीफ जी, ये तीनों मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ऐसे में वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे होंगे, मुस्लिम कैसे प्रताड़ित होंगे? पाकिस्तान में अहमदिया ग्रुप है जो कि मुस्लिम बाय डेफिनेशन है, लेकिन उनको उनके साथ में प्रताड़ना होता है पाकिस्तान में। ये हमारे सरकार के पास में इसका रिपोर्ट है। दूसरी बात कि जब आप नेबरिंग कंट्री को पकड़ते हैं तो नेबरिंग कंट्री में आप सिर्फ 3 देश को क्यों पकड़ते हैं? नेबरिंग कंट्री हमारे पास और भी है, आप उनको एक्सक्लूड करते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात बढ़ेंगे, देखेंगे आपके राजस्थान, बंगाल, केरला और एक स्टेट है, 4 स्टेट ने ऑलरेडी, स्टेट असेंबली ने जो पहले की जो ड्राफ्ट थी उसके खिलाफ ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। क्या इसका कोई महत्व नहीं है? क्या इस 4 स्टेट में रहने वाले लोग जिन्होंने वोट देकर के अपने सरकार को असेंबली में बनाया और असेंबली द्वारा ये सीए के अगेंस्ट में जो पास हुए थे रेजोल्यूशन, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? अभी मैं एक और खबर आ गई है, थोड़ा सा रुक जाइए। सीए लागू होने के बाद कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई है। जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है, जयराम रमेश ने ये कहा है। चुनाव के चलते सीए लागू किया गया है। ये दोनों तीनों जो बातें आई हैं सामने, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अहमदियाज भी हैं पाकिस्तान में जो मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी प्रताड़ना वहां पर होती है। कई सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो भारत से वहां गए हैं मुहाजिर के नाम पर, उनका किया जाता है। ऐसे में कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं शामिल किया गया है, धर्म को आधार बनाकर मुस्लिमों को बाहर क्यों रखा गया और अन्य देश क्यों नहीं, सिर्फ यही 3 मुस्लिम देश क्यों? गौरव जी। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा अंजना जी, मेरी जिम्मेदारी है भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मैं हर प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन पहले मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं चाहता हूं सारे दर्शक देखें, इस प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब आता है। आप मुझे ये बताइए कि सीए हमारी संसद से पारित हुआ है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। जो पारित कानून हो, क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि मैं उसको अपने प्रदेश में लागू नहीं करूंगी? मेरा ये सवाल है, आप बताइए, आप तो एडवोकेट भी हैं, क्या ये सही है संवैधानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, या गलत? तौसीफ खान। सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर को अनम्यूट कर लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे कदम उठा सकते हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इसमें कोई रोक टोक और कोई नरेंद्र मोदी जी से या गौरव जी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है ममता बनर्जी को। दूसरी बात है कि ऑलरेडी स्टेट असेंबली द्वारा रेजोल्यूशन लिया जा चुका है और टाइम टू टाइम केंद्रीय सरकार को इसकी बात बताई जा चुकी है कि यहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अभी हाल कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर इससे, अभी तो उन्होंने ड्राफ्ट देखा नहीं है क्या नोटिफिकेशन आए हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ न्यूज मिला है, एग्जैक्ट हमें तो ड्राफ्ट मिला नहीं है कि क्या पास हुआ है। तो अगर इसमें ऐसी कोई इंस्टेंस है जिससे लोगों को परेशानी होगी, जिससे लोगों के साथ में धर्म के नाम पे भेदभाव होगा, या यहाँ पे रहने वाले ऑलरेडी लोग हैं, आप एक बात बताएं, यहाँ पे 20 साल से, 15 साल से, 50 साल से लोग रह रहे, आज उनको अगर सीए द्वारा अपने आप को नागरिकता लेना है तो उन्हें पहले ये डिक्लेयर करना होगा कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है। इनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोटर आई कार्ड मिला है, वो वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाए। तो क्या उनके आज वो अगर डिक्लेयर करेंगे सीए के अंदर में, उन्हें पहले डिक्लेयर करना होगा कि वो तो नागरिकता है नहीं, वो तो फॉरेनर है और अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो ये प्रोसेस में कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है उनका आप महत्व खत्म करना चाहते हैं
क्या ये सारी बातें जवाब कि हम जवाब सुनिए, मुझे अन्य दोनों मेहमानों के पास भी जाना है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीए लागू होने के बाद बंगाल में बीजेपी का जश्न। तस्वीरें भी आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। बंगाल बीजेपी में जश्न इस वक्त मन रहा है। ये उत्तर 24 परगना की तस्वीरें हैं, सुना देते हैं आपको। ठीक है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ देर में आपको सुनाएंगे क्या वहां पर कहा जा रहा है, बातचीत क्या हो रही है। लेकिन अब गौरव जी जल्दी से 2-3 जो बिंदु उठाए गए हैं उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं शशि जी और आशुतोष जी के पास उत्तर देता हूं। देखिए, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो राजनीतिक वक्तव्यों के ऊपर होती हैं। मैं समझता हूं अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं तौसीफ मेरे छोटे भाई, लेकिन इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, इसलिए प्रदेश की सरकार लागू नहीं करेगी। आपको मालूम है अंजना जी इसका मतलब क्या है? ये तो खुद पैरवी कर रहे हैं कि वहां पे जंगल राज है और संविधान का पालन नहीं कर सकती मुख्यमंत्री। द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन। इसका मतलब तो सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो इस तरह की दलील टीवी पे मत दिया करिए, ये टीवी की दलीलें चलेंगी नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, प्रदेश सरकार का असेंबली कुछ भी पास करे, ये विषय है केंद्र सरकार और पार्लियामेंट का। एंट्री 17 सिटीजनशिप ऑफ द यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7। तो मैं आपको इतना कह दूं कि इस पे प्रदेश असेंबली क्या प्रस्ताव पारित करती है इससे कोई मतलब नहीं है। देश का कानून लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरी बात, अंजना जी कहा जाता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। शाह है तो राह है, और शाह है तो राह है इसलिए कहता हूं, अनुच्छेद 370 का संशोधन और अब सीए लागू करना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनकी आस्था केवल और केवल संविधान में है। हम देश को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन संविधान का पालन होना चाहिए। और एक बात जो उठाई गई है कि केवल 3 देश क्यों, तो अंजना जी इसका उत्तर भी ले लीजिए, दर्शक जानना चाहेंगे। जब कोई भी एक निर्णय लिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, ये जरूरी नहीं उस फैसले से जितनी समस्या है सारी हल हो जाए, लेकिन देखना यह होता है कि जो समस्या आपके सामने है उसको हल करने की आवश्यकता है कि नहीं। उदाहरण, श्रीलंका में जो तमिलियन थे उनको यहां भारत में नागरिकता पहले की सरकारों ने भी दी है, तब केवल तमिलियन की बात हुई थी। तो ये तो नहीं कहा गया था जो बाकी हिंदू हैं, जो लोग और लोग हैं, वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं दूसरे देशों में। अब ये फैसला था इससे पहले कांग्रेस की सरकार का। इसलिए इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां और इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको नहीं देना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं। शशि जी, आपने और हमारे दर्शकों ने भी गौरव भाटिया की तमाम दलीलें सुनी है जो वो सरकार की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो संतुष्ट करने वाली दलीलें हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि इन 3 मुस्लिम कंट्री से आने वाले शरणार्थियों को अलग से देखना होगा। श्रीलंका से जो तमिलियंस आए थे उस वक्त उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए थे, तब किसी ने शोर नहीं किया। टाइमिंग पर वो कह रहे हैं कि कोविड बीच में आया था, उसके बाद से अब जाकर उसे लागू किया जा रहा है। शशि जी, देखिए, पहली बात यह है कि मैं किसी प्रवक्ता की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करता, उसूलन तो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत कुछ इशारा करती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हर चीज सोची समझी रणनीति होती है। इसका उन्हें हक है, इसमें न वो नैतिक तौर पे गड़बड़ होते हैं न संवैधानिक तौर पर, इसका उन्हें हक है वो जो टाइमिंग चुने। आज जो आप अभी दिखा रही हैं, जो नगाड़े बजा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बंगाल में। तो ये नगाड़े जो है ये साबित करते हैं कि किस वर्ग को खुशी हो रही है। उन्हें खुशी मनाने का क्या, मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं। देखिए, आज जो विवाद जो भी पार्टी खड़ा करती है उसके पास एक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार, वो ये कि जब कोई भारतीय नागरिक इससे किसी भी तरीके से आहत या परेशान नहीं होने वाला है तो फिर दिक्कत क्या है भाई। अगर किसी को नागरिकता दी जा रही है तो देने दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। और बहुत से लोग तो बहुत से सालों से नागरिकता के इंतजार में बैठे हैं।
जम्मू में हजारों की संख्या में ऐसे लोग थे जो उस समय आ गए और मैं उनकी पीड़ाओं को छापता रहा हूं। तो इसमें मुझे इसलिए परेशानी नहीं है कि कोई वर्ग इससे प्रभावित नहीं हो रहा। एक आखिरी बात कि आज मैंने जो पिछली बार भी कहा था कि मोदी सरकार जो करती है वो एक तरह से जैसे तापमान को टच करते हैं। एक बात आई कि 5:30 बजे प्रधानमंत्री जी कुछ घोषित करेंगे और उसके बाद 5:32 या 34 पे उनका ट्वीट आया अग्नि 5 के लिए। तब तक पूरा देश दम साधे बहस कर रहा था टेलीविजन पर कि अरे भाई क्या बोलेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आज उन्होंने तापमान कर लिया कि लोग उनसे समीक्षक, उनके विरोधी किन किन मुद्दों पर क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। तो मैं इसको ट्रेलर मानता हूं। इस चुनाव के बाद ही सही कुछ न कुछ ड्रास्टिक एक्शन जरूर उठाए जाएंगे। अब वो सही होंगे या गलत, इसके लिए समय का इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि 370 का फैसला कश्मीर में सही साबित हुआ है। अंजना।